मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। इस समय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पर संकट मंडराता दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि एक तरफ न्यायपालिका में जज के घर जिस तरह से कैश की बोरियां पकड़ी गई हैं, उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, वकील हड़ताल कर रहे हैं कि उनको यहाँ हम ज्वाइन नहीं करने देंगे क्योंकि उनका वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में कार्यपालिका की स्थिति यह है कि मंत्री धमकी दे रहे हैं कि हम देख लेंगे, हमारा इतिहास ऐसा है, कुणाल कामरा को, एक कॉमेडियन को। और इधर संसद में जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री घिर गए हैं विवादों में, उन्होंने संसदीय गरिमाओं को तार तार करते हुए जिस तरह से राज्य के मुद्दे को उठाया और गलत बयानी की, उस पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस उनको दिया जा चुका है। इन सारे मुद्दों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। पहले शुरुआत करते हैं संसद के दोनों सदनों में आज क्या हुआ है। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता सदन वहाँ राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की बात से सभापति जगदीप धनखड़ को भी सहमत होना पड़ा, जो बातें उन्होंने कही है। और विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री रिजिजू को, किरण रिजिजू को। उन्होंने कल जिस तरह से बयान दिया था पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, और उन्होंने कर्नाटक सरकार पर और वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर जिस तरह से आक्षेप लगाए थे, जो बात उन्होंने नहीं कही थी, उसको लेकर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अभी भी सदन की कार्यवाही जारी है। और इसके अलावा जजों के मामले पर भी चर्चा की बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उस पर भी सहमति जताई है जगदीप धनखड़ ने। क्या कुछ हुआ है अमलेंदु जी, जरा उसके बारे में बताएं। उसके बाद फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि किरण रिजिजू बहुत बुरी तरीके से अब फंसे दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक संसद में, जिनके ऊपर पूरी संसद को चलाने की जिम्मेदारी एक तरह से होती है सभापति के बाद, वो खुद ही वहां पर हंगामा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, और वो आरोप उन्होंने लगाए जो बात कही ही नहीं थी डीके शिव कुमार ने। हाँ, और इसको लेकर अब किरण रिजिजू बुरी तरीके से फंस गए हैं समीर जी। और किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है वो जयराम रमेश, जो कांग्रेस महासचिव हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उनके कथित बयानों को, सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है किरण रिजिजू पर। ये नोटिस जो दिया गया है, और ये राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 188 के तहत नोटिस दिया गया है। और जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं, उनको सौंपे गए नोटिस में कहा गया है कि 24 मार्च को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद तुरंत रिजिजू ने शिव कुमार द्वारा कथित तौर पर दिए गए कुछ झूठे बयानों का हवाला देकर सदन को गुमराह किया। तो ये डीके शिव कुमार ने उनके द्वारा दिए गए बयानों को गलत और अपमानजनक प्रवृत्ति का बताया है। इसलिए किरण रिजिजू द्वारा की गई टिप्पणी गलत और भ्रामक है, जो विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है। जयराम रमेश ने अपने नोटिस में कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सदन में गलत और भ्रामक बयान देना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है। उपरोक्त के मद्देनजर मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार कार्रवाई शुरू की जाए। रिजिजू ने सदन को पहले बताया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करेगी। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया था, लेकिन जाहिर तौर पर उनका इशारा डीके शिव कुमार की तरफ था। मंत्री ने कहा था कि हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि टिप्पणी किसी साधारण पार्टी के नेता की नहीं, बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की है। अब किरण रिजिजू के सदन में दिए गए इसी बयान को लेकर जयराम रमेश ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, और किरण रिजिजू उसमें पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सुनते हैं एक बार जो नेता, कांग्रेस के उपनेता हैं राज्यसभा में प्रमोद तिवारी, वो इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। लेकिन किरण रिजिजू ने जो कुछ कल राज्यसभा में बयान दिया, उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ है। उस पर अब लगातार वो घिरे नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, नोटिस दिया गया है। अब उस नोटिस का कितना संज्ञान लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुद्दे पर किरण रिजिजू बहुत बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। एक बार उस विजुअल को हम देखने की कोशिश भी करेंगे कल का, जब सदन की कार्यवाही शुरू होते ही किरण रिजिजू ने सीधे तौर पर उस मुद्दे को
दिखाया और उन्होंने डीके शिव कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन डीके शिव कुमार के बयान को उन्होंने कोट किया और कहा कि कोट कर रहे हैं, जबकि वो बयान उस तरह से शिव कुमार ने दिया ही नहीं था। बाद में शिव कुमार ने बहुत ब्लंटली उसको खारिज किया और कहा कि मैं जेपी नड्डा जैसा नहीं हूं, यानी जेपी नड्डा भी चूंकि उससे वही बात कह रहे थे और शुरुआत की थी किरण रिजिजू ने। तो एक बार देखते हैं उस विजुअल्स को जिसमें काफी हंगामा भी हुआ और उसका प्रतिवाद भी किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से, लेकिन किरण रिजिजू अपनी पूरी बात बोलते दिखाई पड़े। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस सभापति ने उनको पूरा मौका क्यों दिया जब वो सदन के बाहर की बात थी, राज्य का मैटर था और राज्य के मैटर को संसदीय कार्य मंत्री यहां उठा रहे हैं, उस मुद्दे को उनको उठाने की यहां पर जरूरत नहीं थी और उसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। लेकिन जगदीप धनखड़ ने उसकी अनुमति दी। उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए तब सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। ये कल की बात है। देखते हैं क्या कह रहे थे किरण रिजिजू और अब उस मुद्दे पर, उस बयान पर उनको विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। किरण रिजिजू लेकिन उनको तगड़ा जवाब दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी कल 2 बजे तक के लिए, लेकिन इस मुद्दे पर अब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है किरण रिजिजू के खिलाफ और किरण रिजिजू बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस सभापति ने उनको इतना मौका दिया बोलने का और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने का मौका दिया, वो इस प्रस्ताव को कितना स्वीकार करेंगे? हाँ बिल्कुल समीर जी, ये वाजिब सवाल आपने पूछा कि इस प्रस्ताव को कितना स्वीकार करेंगे और स्वीकार करें या ना करें वो अलग मसला है, लेकिन ये आएगा तो अब सामने। हाँ। और इस पर होगा और इस पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी कि भाई आपने कल हमको जो बिना सुने हुए आपने अपना फैसला दे दिया, वो कम से कम हमको सुना जाना चाहिए था। आप सुनकर आप कुछ भी इस पर फैसला देते, ये कहा जगदीप धनखड़ से। और जजों के मसले पर जब आज बातचीत हो रही थी तो जगदीप धनखड़ जो है वो खड़गे साहब से सहमत होते हुए नजर आया। उन्होंने बल्कि सत्ता पक्ष को जो है खामोश कराया कि नेता विपक्ष जो है उन्होंने बहुत मीनिंगफुल सजेशंस दिए हैं और उन पर बातचीत होनी चाहिए। तो यानी मुझे लगता है कि शायद पहली बार जो है धनखड़ साहब ने नेता प्रतिपक्ष को जो है वो कहा है कि उन्होंने बहुत पावरफुल जो है सजेशंस दिए हैं जी। और इसको इस मुद्दे पर अमलेदु जी कल ही नेता जो जजों का मामला है, खासतौर से जो यशवंत वर्मा का मामला है, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला, उस पर कल जगदीप धनखड़ ने, राज्यसभा के सभापति ने जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के साथ एक बैठक की थी, उसमें बात की थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे थे कि जो बातें हमारे और आपके बीच में हुई हैं बंद कमरे में, वो सार्वजनिक होनी चाहिए। जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, न्यायपालिका से जुड़ा मुद्दा है। शायद इसी बात पर उन्होंने उनकी बात की तारीफ भी की। हाँ, इसी बात पर की थी। हम उस पर भी आएंगे समीर जी। आज क्या क्या हुआ आज सदन में ये भी बताएंगे और अब क्या क्या हो रहा है ये भी बताएंगे और कल पर्दे के पीछे क्या हुआ, धनखड़ साहब ने किस तरीके से अपनी वीडियो जारी किया दोनों से मिलते हुए, ये आप देख सकते हैं। हमारे बराबर में जो चल रहा है विजुअल ये वही है कि खड़गे साहब को और नड्डा जी को धनखड़ साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया और जो जजों पे संबंधित बिल है उस पर बातचीत की। यानी कि अब न्यायपालिका और कार्यपालिका या विधायिका कहिए, उसके बीच टकराव अब बढ़ने वाला है। चूंकि आज खड़गे जी ने राज्यसभा में साफ तौर पर कहा कि धनखड़ साहब को कि भाई आपका अनुभव चूंकि ज़्यादा है, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय आपने प्रैक्टिस की है, हम तो सिर्फ 1 साल प्रैक्टिस करके हमने प्रैक्टिस छोड़ दी थी चूंकि फिर हमको राजनीति में स्थान मिल गया जी। तो लेकिन आपने लंबे समय तक की है और आपका लंबा इस पर अनुभव है, तो आप इसको लेकर इस पर आगे बढ़ेंगे तो अच्छे सजेशन है। और नेता पक्ष और नेता विपक्ष दोनों अगर सहमत होते हैं इस चीज़ पर तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। इस पर धनखड़ ने कहा भी कि भाई कल हमने बुलाया था अपने बैठक में और इत्तेफाक की बात यह है कि जो नेता सदन है वो रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो नेता विपक्ष हैं वो अपोजिशन के बड़ी पार्टी जो है, सबसे बड़ी पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं। तो दोनों अध्यक्ष और दोनों मतलब सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता दोनों मौजूद थे। उस पर चर्चा हुई। ये मसला बढ़ता इसलिए जा रहा है समीर जी, चूंकि जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो नोटों का मामला मिला और उसको पहले दबाने की कोशिशें की गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी इस भरमाई में लिया गया कि कुछ नहीं मिला है और सुप्रीम कोर्ट भी पहले इसी में आ गया कि शायद कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। लेकिन बाद में जब वो चीज़ें सामने आई तो जो CJI है जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने खुद जो है वो सारी चीज़ें, वीडियो और जो भी चीज़ें थी वो सब अपनी वेबसाइट पर अपलोड करवा दिए और कमेटी बना दी। तो इसको लेकर अब ये बात होने लगी है कि भाई ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ये किस तरीके से, एक तरीके से कहा जाए, वो पर्दे के पीछे से काम करता है। और जस्टिस यशवंत वर्मा के
जो कॉलेजियम में था चुनने वाला, उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। हाँ। कांग्रेस के नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं शहनवाज आलम, उन्होंने सवाल उठाया है कि सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा से नहीं बल्कि इनके जो कॉलेजियम के सदस्य थे जिन्होंने इनको चुना, और उन्होंने कैसे निगलेक्ट कर दिया कि इनके खिलाफ सीबीआई की जांच थी और कैसे इनकी संस्तुति कर दी, तो उन जजों से भी पूछताछ होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जो उस कॉलेजियम में शामिल थे। तो ये बड़ा मसला एक बनता जा रहा, तो इसी को लेकर यह विवाद पड़ा। और कल जो थी बात यही होनी थी, कांग्रेस ने यही मसला उठाया था, उसको लेकर फिर इस पर टालने के लिए किरण रिजिजू हल्ला मचाने लगे थे। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा भी था कि चूंकि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर हम मसला उठाते हैं और बीजेपी इसमें शायद शामिल है, इसलिए हल्ला मचा रहे हैं। और फिर जो था बाद में जगदीप धनखड़ ने दोनों को शाम को बुलाया अपने चैम्बर में, और फिर दोनों से मुलाकात हुई और एक वीडियो जो है वो जारी भी किया है जगदीप धनखड़ ने अभी इस मसले पर। लेकिन जो ये डीके शिव कुमार वाला मसला था, इस पर जयराम रमेश जो हैं उन्होंने अपना एक वक्तव्य जारी किया। उन्होंने पूछा है कि ये बताइए कि धर्म को आधार बनाकर नागरिकता देने का काम किसने किया? हम लोग नहीं किया। जी हाँ। यानी सीए की तरफ उनका इशारा है, धर्म के आधार पर आप कर रहे हैं, हमने तो नहीं किया ये। तो जयराम रमेश को भी हम सुन सकते हैं कि उनका क्या कहना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जो है उसके साथ बीजेपी किस तरीके से खिलवाड़। जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर दरअसल हुआ क्या कि किरण रिजिजू ने इसलिए उठाया कि वो शायद संविधान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी को घेर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी घिरी हुई नजर आ रही है। क्योंकि संविधान के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जब अमित शाह ने राज्यसभा में जो कुछ कहा था, अपमानजनक बात की थी, उसके बाद ही से लगातार घिरी है। तो कोई भी ऐसा मौका अगर देखते हैं तो उसमें उतावले हो जाते हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर किरण रिजिजू खुद ही घिरे नजर आ रहे हैं। सुनते हैं जयराम रमेश ने क्या कहा है, और बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर, और संविधान की कौन कितनी इज्जत कर रहा है और कितना उसके प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, उस पर उन्होंने बात की है। जयराम रमेश को सुनते हैं। ने डॉक्टर BR अम्बेडकर का, बाबा साहब का अपमान किया, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया, और उसमें उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल राज्यसभा में जो बातें कही थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया। यानी पूरी क्रोनोलॉजी उसकी बता रहे हैं कि कब कब उनका अपमान किया गया है। हाँ, वही बता रहे हैं कि 1949 में डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये अपमान किया बीजेपी से जुड़े हुए RSS और हिंदू महासभा ने। उनका कहने का तात्पर्य ये है, और ये कहा कि ये संविधान जो उन्होंने बनाया है वो मनुवादी संविधान नहीं है, ये इसका। और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का स्थान संसद के सामने एक प्रमुख स्थान से बदलकर संसद भवन परिसर के कोने में किसने रखा? ये अभी हुआ। हाँ जी, अभी हुआ। ये जहाँ थी उनकी प्रतिमा वहां से हटाकर पीछे कर दी गई, तो इसको उन्होंने उठाया। फिर उनका कि 17 दिसंबर 2024 को किस गृह मंत्री ने डॉक्टर का अपमान किया? कहा था अमित शाह ने अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, फैशन बन गया है। तो फैशन जो है किसने कहा था? उनका ये हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। फिर उन्होंने कहा कि नागरिकता का आधार धर्म को किसने बनाया? ये भाजपा है, धर्म नहीं। यानी सीए में जो किया गया कि कौन कौन से धर्म के लोग जो है वो नागरिकता पा सकते हैं, विदेश बाहर पड़ोसी मुल्कों से आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान को पारित कराने का श्रेय कांग्रेस को जाता है, अगर कांग्रेस नहीं होती तो संविधान भी नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोट करते हुए जयराम रमेश ने यह बड़ी बात कही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इस संविधान को पारित कराने का श्रेय कांग्रेस को जाता है, अगर कांग्रेस नहीं होती तो संविधान भी नहीं होता। तो इसीलिए राहुल गांधी जब वो लाल रंग का संविधान दिखाते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होती है कि कांग्रेस ने वो संविधान पास करवा दिया जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनवाया था, मनुस्मृति पास नहीं कराई, और ये मनुस्मृति लागू करना चाहते थे, और इसीलिए ये संविधान को बदलना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया वो संविधान जो है वो कांग्रेस ने पास करवा दिया। जी, और अब ये ताजा तरीन मामला देखिए अमलेंदु जी की, जो कुणाल कामरा है, कॉमेडियन है, उनके ऊपर किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार हमलावर है। महाराष्ट्र के मंत्री बयान दे रहे हैं कि हम उनको अपने ढंग से समझाएंगे, और कुणाल कामरा ने भी अपनी तस्वीर अपने ट्विटर पर पोस्ट की है उस संविधान की पुस्तक को दिखाते हुए कि इसी संविधान ने मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, बोलने की आज़ादी दी है, लेकिन उसको किस तरीके से सरकार में बैठे लोग उनके खिलाफ
उनको सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि घर से बाहर कभी तो निकलेगा, और ये हुआ बात वहाँ के मंत्री कह रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कुणाल कामरा है, कॉमेडियन है। इन्होंने जो अपनी कॉमेडी एक शो के दौरान उन्होंने एक टिप्पणी की जिसमें एकनाथ शिंदे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे लेकिन अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन पर उन्होंने टिप्पणी की थी और उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणी की थी जो कि लगातार राजनीतिक दल के तमाम नेता करते आ रहे हैं, कोई उन्होंने पहली बार नहीं की थी, लेकिन उस पर उनको धमकियां दी जा रही हैं लगातार। और ये धमकी कोई और नहीं दे रहा है, कार्यकर्ता नहीं दे रहे हैं, बल्कि धमकी वहां की कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री लोग दे रहे हैं। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। और जिस जगह पर उन्होंने ये शो किया था उसमें तोड़ फोड़ की कार्रवाई की गई है, उस पर के खिलाफ वहां पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन कुणाल कामरा के खिलाफ तमाम केस दर्ज हुए हैं। तो ये इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार घिरी जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी अपने ही मंत्रियों को बचाव करते हुए, उनका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, उनका समर्थन करते हुए क्या दिखाई पड़ रहा है, बल्कि सीधे सीधे धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब कल जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उनको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी पड़ेगी, ये उसके बाद आज पुलिस ने उनको नोटिस शुरू कर दिया कि 11 बजे आप हाजिर होइए खाद पुलिस स्टेशन में। तो लेकिन कुणाल कामरा जो थे वो नहीं थे, लेकिन कुणाल कामरा ने सीधी सीधी चुनौती जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दे दी है, ये कहते हुए कि मैं डरता नहीं हूं और माफी नहीं मांगूंगा। ये उनका कहना है। और उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है। हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर वो दिखा सकते हैं स्टेटमेंट, तो हालांकि है तो अंग्रेजी में, लेकिन है उसमें। और उसमें जो उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक अन्य उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था, मैं इस भीड़ से डरने वाला नहीं हूं और ना ही छिपने वाला हूं। जी, ये अंग्रेजी में उनका बयान है। और ये उनका कि मैं इसमें छिपने वाला नहीं हूं। और उन्होंने कहा कि स्टूडियो पर मतलब हमले की निंदा करते हुए कहा कि शायद मेरे अगले शो के लिए मैं एल्फिंस्टन ब्रिज या मुंबई में किसी अन्य ढांचे को चुनूंगा जिसे जल्दी से तोड़ने की जरूरत है। यानी यहाँ भी उन्होंने व्यंग किया कि भाई मैं जिस उसमें गया था स्टूडियो में करने के लिए, आपने तो स्टूडियो में तोड़फोड़ की, तो अब मैं जो एल्फिंस्टन टॉवर या मुंबई में कोई और जगह चुनूंगा ऐसी कि फिर आप उसको तोड़े। फिर यानी अगर मैं एल्फिंस्टन टॉवर पर जाऊंगा, वहां से करूंगा, तो आप उसको भी तोड़ेंगे फिर, क्योंकि वहां कार्यक्रम हुआ था। तो ये जो किया इसको लेकर, हालांकि जिस स्टूडियो में उन्होंने किया था उस स्टूडियो ने अब जो है अपना जो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है समीर जी, उस पर एक अपनी पोस्ट डालते हुए उसने जो साफ तौर पर कहा है कि अब वो अपने शो जो है मतलब यहाँ किसी का नहीं कराएगा, क्योंकि ये जिस तरीके से हो रहा है मतलब ये हमारे यहाँ तमाम आते हैं। हाँ, और ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है कि वहां पर अगर शो हो रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको तोड़ दे रहे हैं, और तोड़ने वाले कोई और नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उसको तोड़ दिया जा रहा है। तो ये कानून व्यवस्था वहां पर किस तरह से चल रही है, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन आरजेडी सांसद मनोज झा को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ये तमाम जिस तरह की ये गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, इनके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना। सुनते हैं क्या बोला है मनोज झा ने कुणाल कामरा के मुद्दे पर। उसका मंत्री का है को उठा रहे हैं, इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं। सुन लेते हैं जरा क्या कहा है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता गुलाब पाटिल ने। उन्होंने गुलाब रघुनाथ पाटिल ने सीधे तौर पर धमकी दी है, ये कहते हुए कि क्या घर से बाहर नहीं निकलेगा। और इस तरह की धमकी आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, लेकिन ऐसा हो रहा है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो सरकार में है, सत्ता में है, और सरकार को जरूरत है कि वो बने रहें उनके साथ। सुन लेते हैं क्या कहा है, किस भाषा में उन्होंने धमकी दी है, और बता भी रहे हैं कि हम शिव सैनिकों की यही शैली है, यही तरीका है। तो आएगा, कहाँ छुपेगा, ये हमारा स्टाइल है, हम अपने स्टाइल से बता देंगे कौन सा स्टाइल है अमलेंदु जी। ये आपको बता दें कि ये गुलाब रघुनाथ पाटिल हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं, और ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, उनके बयानों से साफ लग रहा है कि महाराष्ट्र में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे गुंडों की सरकार हो। हम अपने स्टाइल में बता देंगे, इसका मतलब तो यही है। हाँ बिल्कुल। और अफसोस की बात यह है समीर जी कि इसको जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का समर्थन मिल रहा है। हाँ जी हाँ। और जबकि कुणाल कामरा का कहना ये है कि भाई जो मैंने कहा है वही बात उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं, यही बात अजीत पवार ने भी कही थी।
तो अजीत पवार के खिलाफ भी एक्शन लो, और इसी तरीके से और उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी लो। अब आदित्य ठाकरे ने जो कहा उस पर पाटिल साहब ने कुछ नहीं कहा कि वो वकील हैं, वो तो आदित्य ठाकरे उनके वकील हैं तो वो जानते होंगे। तो अब आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी बोलो, वहाँ उनके यहाँ भी तोड़फोड़ करवा दो, धमकी दे दो, उनको भी दे दो, हम अपने स्टाइल से निपट लेंगे। निपटो उद्धव ठाकरे से, वो तो रोज बोलते हैं जी, वो तो कल भी बोले। ये भी मतलब ये कहा कि जो है उसको वो कहना अपराध थोड़ी है। तो इस तरीके से तो आप उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कीजिए फिर, अगर आप इतना ज्यादा है तो। यही है कि आपको चूंकि एक मालूम है कि भाई एक कॉमेडियन है, अब कॉमेडियन गुंडा तो है नहीं कि आप जाके लड़ेगा, तो आप गुंडा ही लड़ेंगे। भाई कोई दूसरा गुंडा होता तो आप उसका जवाब नहीं देते, इसका मतलब या फिर गुंडा ही से मामला होता। तो अच्छी बात ये होती कि अगर एक कॉमेडियन है उसने कॉमेडी में कोई बात कही है तो आपको अगर उसका जवाब देना तो आप कॉमेडी में जवाब दे दीजिए, आप कविता लिख कर दे दीजिए, कहानी लिख कर दे दीजिए, उपन्यास लिख कर दे दीजिए। मगर वो चूंकि क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आप गुंडाई के दम पर देना चाहेंगे। और अमलेंदु जी, कल एक ऑडियो वायरल हुआ था, अब उसकी पुष्टि हम नहीं करते वो कैसा था क्या नहीं था, लेकिन वो कुणाल कामरा के पास किसी ने फोन किया था और ये पूछ रहे थे कि हम कहाँ आना है, कुछ इस तरह का था कि हम वहां आकर मारेंगे। तो बोला कुणाल कामरा ने कि मैं तमिलनाडु में हूँ। कहा कि तमिलनाडु में, तो कहा ये तमिलनाडु कैसे आएगा? ये भी कहा। मतलब उसका कहना था कि मार खाना हो तो महाराष्ट्र में मुंबई चले आओ, गजब का है। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है कि मंत्री किस तरीके से एक कॉमेडियन को इसलिए धमकी दे रहे हैं कि वो उनके नेता के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, मजाक में वो टिप्पणी कर रहे हैं जो उनके नेता को सूट नहीं करती है। बहुत हैरान करने वाली बात है कि ये किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मखौल उड़ाया जा रहा है, संविधान में जो स्वतंत्रता मिली हुई है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जिनके पास, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिनके पास है, मंत्रियों के पास है, वो मंत्री इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। वो बताना क्या चाहते हैं? वो सीधे सीधे यही बताना चाहते हैं कि हम पहले भी गुंडे बदमाश थे, मवाली थे और आज भी गुंडे मवाली हैं, यही हमारी स्टाइल है, जैसा अभी हमने गुलाब रघुनाथ पाटिल सुना था। और उसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और कुणाल कामरा को लोगों का, आम लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि कॉमेडी है, ये एक विधा है जिसमें लोगों को हंसाया जाता है। और ज्यादातर जो टिप्पणियां की जाती हैं, व्यंग किया जाता है, वो राजनीतिक लोगों पर, राजनीतिक दलों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, राजनीतिक घटनाओं पर ही की जाती हैं, और भी चीजों पर की जाती हैं, लेकिन उसका कोई बुरा नहीं मानता है। लेकिन यहाँ पर टॉलरेशन इतना, उसको सहनशीलता जिसको कहते हैं, वो इतनी कम हो गई है कि अब उनको मारने की, पीटने की धमकी दी जा रही है कि कब तक वो घर में छिपा रहेगा। सुनते हैं क्या कहा है जो प्रियंका चतुर्वेदी ने। उन्होंने इस मुद्दे पर, शिवसेना की सांसद हैं, वो क्या कह रही हैं, उन्होंने टिप्पणी की है और सीधे सीधे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लिया है। महाराष्ट्र के मंत्रियों की ओर से और वहां के जिम्मेदार नेताओं की ओर से उसको लेकर इस समय ज़बरदस्त विवाद चल रहा है और उसका विरोध हो रहा है। लेकिन किस मुद्दे पर लगातार उनको मुख्यमंत्री तक का समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है रोहित पवार ने, जो एनसीपी के नेता हैं, विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि जो कलाकार हैं, कॉमेडियंस हैं, कलाकार हैं, दूसरे लोग हैं, रचनाकार हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि व्यंग्य करना एक कला भले है, बड़ी महत्वपूर्ण कला है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि माहौल जो है वो उस व्यंग्य को व्यक्त करने का नहीं है, 2014 से पहले का माहौल नहीं है। बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है, सुन लेते हैं रोहित पवार को। और वो गंभीर बात इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र के मंत्री तक कैसे मारने की, जान लेने की धमकी दे रहे हैं एक कॉमेडियन को, केवल एक टिप्पणी के लिए, और वो टिप्पणी उनके नेता को खराब लग रही है। इसलिए सुनते हैं रोहित पवार को क्या कहा है। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य अब रहा नहीं और इसलिए संभल कर चलना चाहिए। तो संविधान यानी सीधे तौर पर वही बात कह रहे हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश कह रहे हैं कि कितना संविधान की कितनी इज्जत है और कितना उस पर अमल किया जा रहा है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस पर अमल किया जा रहा है, संविधान की बात की जा रही है। और इधर संसद में हंगामा मचा रहे हैं संविधान को लेकर, वहाँ संविधान की धज्जियाँ खुले तौर पर उड़ाई जा रही हैं जी। और कानून, मतलब ये 70 सालों में पहली बार है कि सरकार खुद अपने हाथ में कानून ले रही है। हाँ। तो ये मतलब जिसका काम था लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना, गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र के, वो खामोश बैठे हुए हैं एकदम से कि ये हो क्या रहा है। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि या तो
मुख्यमंत्री जो हैं और गृह मंत्री वो कमज़ोर हैं, ये साबित होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कम से कम जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, भाई कुणाल कामरा ने जो भी कहा, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा हम इसमें जाते ही नहीं। अगर उसने कुछ कहा और आपको लगता है कि साहब ये कानून सम्मत नहीं, तो कानूनी कार्रवाई कीजिए आप। भाई FIR दर्ज उसको कोर्ट सजा देगी उसको, अगर उसने गलत बात कही होगी। आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? आप मानहानि का दावा करिए अगर आप, जी आपको लगता है कि आपके लिए कहा, पहले तो उसने नाम लिया नहीं क्योंकि बाबर कहा जा रहा है। कल कांग्रेस से प्रवक्ता है महाराष्ट्र से आते हैं अतुल पाटन, उन्होंने निजी टीवी चैनल पे कहा कि भाई उसने किसी का नाम ही नहीं दिया है, तो ये क्यों समझ रहे हैं कि उन्हीं के लिए? सही बात है। तो ये भी अब सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल इसको लेकर समझ लो। तो बहुत सारे उठ रहे हैं। सुनते हैं राज्यसभा सदस्य हैं समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है उन्होंने, सुनते हैं। हो गई है, नहीं रही, और ये दिखा रहा है, ये साफ है कि किस तरह से संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की आजादी का मखौल उड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री तक उसको धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपने तरीके से समझाएंगे। उनका कौन सा तरीका है ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अपना तरीका क्या है। लेकिन इसको लेकर अब महाराष्ट्र की सरकार भी घिरी नजर आ रही है, खासकर तब जब संसद में उन्हीं की पार्टी के नेता, संसदीय कार्य मंत्री संविधान को लेकर, संविधान के बियॉन्ड जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हो। हाँ बिल्कुल, इसको लेकर फंसे हुए नजर आते हैं और किरेन रिजिजू जो है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया जा चुका है। और प्रमोद तिवारी जो है उन्होंने कहा है कि हमने इस नियम के तहत जो है, जो 188 है उसके तहत दिया है। जयराम रमेश ने ये नोटिस सर्व किया है और इसको लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा भी भाई कल आपने हमें बिना सुने हुए आपने आदेश पारित कर दिया धनखड़ साहब ने, तो इसको आपको कम से कम पहले हमको सुनना चाहिए था। और कल मसला यही उठा था और कि जजों पे हम चर्चा करना चाहते हैं। और फिर धनखड़ साहब ने नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों को अपने चैम्बर में बुलाकर बातचीत की कि जजों के मामले पर क्या किया जाए, और ये बड़ा गंभीर मसला होता चला रहा। इस पर मनीष तिवारी हैं, उनको भी हम सुनेंगे। लेकिन समीर जी, एनसीपी के विधायक रोहित पवार, उनकी फिर एक बाइट आ गई है कुणाल कामरा मसले पर। जी, कुणाल कामरा पर एक बार फिर रोहित पवार को सुन लेते हैं क्या कहा है। लेकिन रोहित पवार लगातार ये बात कह रहे हैं और बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि कलाकारों को भी ये समझना चाहिए कि उनको किस पर व्यंग्य करना है, क्या करना है, क्योंकि माहौल बदल गया है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य खत्म हो चुका है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और 2014 से पहले का माहौल नहीं है। सुनते हैं क्या कहा है एक बार फिर रोहित पवार ने को लेकर। कुणाल कामरा ने वही जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे कि कुणाल कामरा ने यही कहा कि ये बात तो अजीत पवार भी कह चुके हैं एकनाथ शिंदे के लिए, वही बात मैंने कही है और वही बात आदित्य ठाकरे भी कह चुके हैं, उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं, तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से कुणाल कामरा को लेकर महाराष्ट्र की सरकार उनके पीछे पड़ गई है और धमकी दे रही है, कानूनी कार्रवाई की नहीं, सीधे तौर पर उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करने की अपने तरीके से। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अपना क्या तरीका होता है एकनाथ शिंदे के नेताओं का, उनके जो शिवसेना के नेता हैं उनका अपना तरीका क्या है। हाँ, उनका अपना तरीका क्या है वो उनको स्पष्ट करना चाहिए। भाई जब आप जो काम करेंगे ही तो स्पष्ट कर दीजिए। अब जैसे वो संजय निरुपम में शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने लिखा कि कल 11 बजे धुलाई की जाएगी। हाँ। तो बताया धुलाई का मतलब क्या होता है, कुणाल कामरा की धुलाई की जाएगी, तो करके दिखाया उन्होंने 11 बजे जो भी था। तो अब स्पष्ट करना चाहिए मंत्री महोदय को कि भाई आपका मतलब क्या है, कि आपका स्टाइल क्या है जिसमें आप समझाते हैं, तो स्पष्ट करिए उसको साफ तौर पर। तो यही समझिए है कि कानून व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त है और देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, ये तो अच्छा हुआ कि एकनाथ शिंदे ने खुद नहीं दिया, वरना तो क्या होता। वरना पुलिस खुद जो है जाकर यही सब तो होल्ड कर रही होती है, अगर ऐसा ही होता है। यही अब समझ में आता है। हाँ। तो ये आप हो सकता है देवेंद्र फडणवीस समझते हो कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय दे दिया जाएगा तो ये सब करेंगे, हो सकता है ऐसी चीजों, इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है उससे साफ लगता है, ये समझ में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो एक कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ रहे हैं, जो एकनाथ शिंदे और शिवसेना के दबाव में दिखाई पड़ते हैं साफ तौर पर, यह भी समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है। और महाराष्ट्र सरकार कानून व्यवस्था के
मुद्दे पर पहले ही घिरी हुई थी, लेकिन अब जिस तरह से उसके सरकार में शामिल मंत्री ही किसी कॉमेडियन को धमकी दे रहे हैं, उसको घर से बाहर निकलने के बाद उनको देख लेने की धमकी दे रहे हैं, वो बहुत गंभीर मसला है। लेकिन इस पर ना तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति की निगाह गई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की निगाह नहीं गई है या उनका भी समर्थन है। और सबसे गंभीर बात तो यह कि कानून व्यवस्था को जो ऑब्जर्व करने के लिए केंद्र से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, गवर्नर, उनका भी अब तक कोई संज्ञान उन्होंने लिया है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। हाँ, तो गवर्नर साहब ने लिया कि ये तो समीर जी किसी कहा जाए राष्ट्रपति शासन लगने का मसला है। जी। जब मंत्री खुद जो है कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने लग जाएं और साफ साफ सीधे सीधे धमकी देने लग जाएं, तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो गवर्नर को उस पर खुद एक्टिव होना चाहिए और मोदी जी को उस पर एक्टिव होना चाहिए, गृह मंत्री को, अमित शाह जी को इस पर एक्टिव होना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है। और मुझे लगता है कि ये विवाद एक ऐसा विवाद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो एकनाथ शिंदे से पीछा छुड़ा ले, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि भाई ठीक है, आप राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, आपसे हम छुट्टी जाते हैं जी। तो हो सकता है अंदर भी बीच कुछ चीजें चल रही हो समीर जी। बिल्कुल, राजनीति तो वहां चली रही है। और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच बहुत कुछ चल रहा है जब से सरकार बनी है, तभी से। हाँ, तभी से। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस का जो वक्तव्य आया सबसे पहले सामने, उन्होंने भी एक तरीके से लक्षित कर दिया कि वो कुणाल कामरा ने गद्दार जो था वो एकनाथ शिंदे के लिए कहा, जबकि कुणाल कामरा ने किसी का नाम नहीं दिया। तो उन्होंने जो कहा कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी होगी, चुनाव ने बता दिया कि कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है। मतलब ये फिर उनका मतलब है कि वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं। हाँ, तो किसको कह रहे हैं? तो अब ये देवेंद्र फडणवीस जाने वो किसको कह रहे हैं कि हम नहीं समझते वो किसको कह रहे हैं किसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग अपना उनके वक्तव्य का अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र है, कोई किसी भी तरीके से अर्थ निकाल सकता है। तो ये एक कॉमेडियन की बात को आप कॉमेडी के तरीके से लीजिए, अच्छी बात यही होती है। बल्कि अब बेहतर ये होता कि एकनाथ शिंदे खुद जो थे वो गुलदस्ता लेकर जाते कुणाल कामरा के पास कि लो भाई तुमने बहुत अच्छी कॉमेडी सुनाई, सुना दो मेरे ऊपर। तो कुणाल कामरा के मन में अगर कोई मैल भी होता तो पानी पानी हो जाते। हाँ, अमलेंदु जी, बहुत सारे कॉमेडी शो हम लोगों ने देखे हैं कि नेताओं के सामने कॉमेडियंस उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हैं और वो नेता भी उसका आनंद ले रहे हैं, चूंकि वो कॉमेडी है, वो व्यंग्य कर रहे हैं और उस व्यंग्य में किसी को आहत होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप आहत भी हुए हैं तो ये नहीं है कि आप उठकर उसको मारेंगे, तोड़फोड़ कर देंगे और आप उसके लिए कानूनी सहारा लेंगे। कानून तो अदालत तय करेगी कि आपने गलत किया है, कॉमेडियन ने गलत किया है, किसने गलत किया है, उसको सजा देगा। लेकिन यहाँ तो मंत्री खुद ही कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे हैं और सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि हम अपने तरीके से देखेंगे, वो कानून के तरीके से नहीं, वो अपने तरीके से देखेंगे। हाँ, या अपना तरीका यही स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि आपका अपना तरीका आखिर है क्या, वो अपना तरीका स्पष्ट करना चाहिए। जो अभी तक समझ में आ रहा है बयानों से, जहाँ ये कहना है कि वो कब तक घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो भाई घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप सभी हो सकता है कि वहां टकराव बढ़ जाए और ये हो सकता है कि 2-3 दलों के साथ रह चुके हैं। अजीत पवार जिस तरीके से बोल रहे हैं, रोहित पवार जिस तरीके से बोल रहे हैं, आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे खुलकर बोल रहे हैं, अगर ये इसी पे आ गए सब कि ठीक है अच्छा कौन कुणाल कामरा का क्या करेगा, अगर ये दल भी उतर आए तो फिर किस तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इसमें आगे बढ़कर मामले को सुलझाना चाहिए और शांत कराने की कोशिश करनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई अपनी जगह चलती रही। अगर आपको लगता है कि कोई गलत बात कही तो कानून है, उसके लिए कानून कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर ये टकराव की स्थितियां होंगी तो ये कम से कम मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, उनके लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी। जी बिल्कुल, इनके लिए अच्छी नहीं होंगी, लेकिन उनका खुद भी समर्थन दिखाई पड़ रहा है और वो खुद कुणाल कामरा से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मंत्री सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि वो कर नहीं पा रहे हैं, दबाव में है। और किसका दबाव है, क्यों दबाव है, ये बहुत हैरान करने वाला मामला है। लेकिन अब एक बड़ी खबर और है जिसकी ओर हम चलते हैं। वो खबर है जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। उनका ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट में, उनको डी रोस्टर कर दिया गया, यानी उनसे न्यायिक कार्य छीन लिए गए। ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, उनका कॉलेजियम ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील और वहाँ का जो बार एसोसिएशन है वो इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि हम उनको यहाँ ज्वाइन नहीं करने देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को लाकर यहाँ आप पटक दो, डंप कर दो, फेंक दो। देखते हैं क्या कहा है वहाँ के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी, वो क्या कह रहे हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल पर वो चले गए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं कि क्यों यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा रहा है।
बार काउंसिल के अध्यक्ष थे अनिल तिवारी, और वहाँ के वकील हड़ताल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दागी है, भले ही उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक वो दोषी नहीं है, लेकिन दागी हैं, उनको यहाँ क्यों भेजा जा रहा है। यहाँ की एक गरिमापूर्ण परंपरा रही है, बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील इस मुद्दे को लेकर हड़ताल भी कर रहे हैं, और इस पर संसद में भी चर्चा की मांग हो रही है। सुनते हैं क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जजों के व्यवहार को लेकर, और उनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनको हटाए जाने को लेकर, इन सारे मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। जजों को हटाने की प्रक्रिया भी है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट भी है, और ये भी मांग की जा रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने भी, बार काउंसिल ने भी ये मांग की है कि वहाँ यशवंत वर्मा को हटाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए। सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपका डीप नॉलेज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो लॉ एंड आल्सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आपने ठीक ही कहा, लेकिन यहाँ के सदस्यों को ये डाउट नहीं आना, इसीलिए मैं आपको आपके सामने स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि आपने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों को बुला के आपने डिटेल हमको कानूनी पेज के बारे में भी बताया, और जिस ढंग से इसको करना चाहिए उसके तरीके भी आप बताएं। हमने इसीलिए सोचा कि एक तो जितनी नॉलेज आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और दूसरे कानून के बारे में, क्योंकि आप बहुत दिन वकालत करे, हम तो एक ही साल में वकालत छोड़ दिए, क्योंकि हमको जल्दी पॉलिटिक्स में ही जगह मिला, इसीलिए इधर आ गए। तो मैं ये चाहता था कि हम दोनों आपसे बात करके अगर यहीं एग्री हो गए किसी चीज पे, तो कल के दिन हमारे फ्लोर लीडर्स, जिनके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, तो वो ये समझेंगे कि अंदर जाके दोनों क्या कर लिए, ये चेयरमैन साहब उनको क्या सर को लगाए है, तो ये लोग एग्री हो गए। ऐसा नहीं होना, ये सब ट्रांसपेरेंसी रहना, सबको इसको मालूम होना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया कि हमारे फ्लोर लीडर्स को हम कॉन्फिडेंस में लेके इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज ही आपको बुलाने के लिए मैं विनती किया था, क्योंकि जल्द से जल्द, नहीं तो रूमर्स इतना फैल रहे हैं, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सर, इसीलिए हम ये चाहते थे कि आज आप बुलाइए। मैं समझा कि सुबह बुला रहे हैं, लेकिन आपने 4:30 का टाइम निर्धारित किया है, तो हम वहां आएंगे, अपने विचार रखेंगे, और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है वो लेना चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे, और जजों के मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है, राज्यसभा में, लोकसभा में भी मांग हो रही है कि इस पर बात की जानी चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए, और उनको हटाए जाने की वो मांग की जा रही है। इधर वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में हड़ताल कर रहे हैं वकील। इस मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर जो हम लोग सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, इसी पर सभापति ने उनसे सहमति जताई, और चर्चा की मांग तो उन्होंने स्वीकार नहीं की है, लेकिन अब दोनों के साथ बैठकर इस पर कुछ वार्ता करेंगे। आगे क्या होगा, चर्चा करानी है या क्या करना है, शायद ये सब तय करेंगे। इसलिए उन्होंने 4:30 बजे का टाइम दिया हुआ। हाँ, 4:30 बजे बुलाया है उन्होंने दोनों को कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों उनके चैम्बर में 4:30 बजे आए, और इस पर वो आगे चर्चा करेंगे कि इस पर कैसे आगे बढ़ाया जाना है। क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए संवैधानिक संकट की स्थिति भी पैदा हो रही है जी, कि अब टकराव जो है साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, और अभी तक लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर काफी बना हुआ था। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सामने आया, और बताया जाता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने कुलदीप सेंगर को
जी। के मामले की भी सुनवाई की थी। हाँ। कांग्रेस का जो मामला पहुंचा था खाते सीज करने वाला, हाँ। उसकी भी सुनवाई की थी। उससे पहले वो सीबीआई की एक उसमें थे, इस तरह की चीजें भी आ रही- चीनी मिल में 13,000 करोड़ का घोटाला। हाँ, जी। तो ये सब चीजें सामने आ रही थी। तो यानी जुडिशरी के अंदर किस तरह की चीजें आ रही हैं। तो पहले तो कहा गया कि कोई इस पे पैसा मिला ही नहीं था। हाँ। उसके बाद फिर जो है आया कि जला हुआ पैसा, फिर वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने खुद जारी कर जी। दिए। तो आखिरी पैसा किसका है? अखिलेश यादव ने तंज किया कि हो सकता है कि उन्होंने जो है वो किसी से उधार लिया हो, तो जिससे उधार लिया उसका नाम सामने आना चाहिए। हाँ। तो ये उधार किससे लिया गया? और इतना पैसा कौन उधार दे रहा है उनको? कौन उधार दे रहा है, क्यों दे रहा है? हाँ। और उधार दे रहा है तो बोरे में भरकर उसको सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रखा है? बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवाल हैं। जी। तो इसको लेकर मामला यही उठ रहा है कि भाई जजों की नियुक्तियां जो हैं ये एक महत्वपूर्ण मसला है, और जजों की नियुक्तियों में ही अगर गड़बड़ियां होंगी तो कॉलेजियम को लेकर जस्टिस जो रवन्ना है, जो पहले सीजीआई रहे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया था अभी 2 दिन पहले ही। जी। और उन्होंने कहा कि कॉलेजियम की वजह से नेपोटिज्म जो है वो न्यायपालिका में वो बढ़ रहा है, और जो मेहनती लोग हैं जिनको आगे बढ़ना चाहिए था वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जो गुटबाजियां होती हैं मतलब कि भाई भतीजावाद, हाँ। वो लोग जो है तमाम आगे आ रहे हैं। हम देखा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो और लंबे समय तक सीजीआई रहे। हाँ। उनके तमाम फैसलों को लेकर किस तरीके से विवाद होते रहे, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके के बयान दिए रिटायर होने के बाद जी। भी। यानी जिस दिन उनकी फेयरवेल हो रही थी उस दिन भी कह रहे थे कि लोग मुझे ट्रोल जो करते थे उनको बड़ा नुकसान होगा कि अब वो ट्रोलिंग कैसे करेंगे। तो ये तो मतलब ये सीजीआई के स्तर की बात नहीं थी जो चंद्रचूड़ साहब कह रहे थे। तो बहुत सारे सवाल इस तरीके से उठते रहते हैं। तो ये अब गंभीर मसला है। इसको लेकर कांग्रेस के सांसद जो मनीष तिवारी हैं, और उन्होंने भी इसको लेकर कहा है कि वो सरकार को जो है जस्टिस वहाँ पर मसले पर सदन में वक्तव्य देना चाहिए। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं मनीष तिवारी को। कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं, क्या कह रहे हैं। बात हो रही है यशवंत वर्मा को, जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की, और उसमें बता रहे हैं मनीष तिवारी की उसकी एक प्रक्रिया है, हटाया जा सकता है, इसकी मांग हो रही। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहां उनको ट्रांसफर किया गया है वहां उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है, और वहां पर वकील हड़ताल पर चले गए हैं। और इधर संसद में भी उस पर चर्चा कराए जाने की मांग हो रही है कि किस तरीके से जजों के इस जो ये कृत्य है या उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और अगर उनके यहाँ नकदी मिल रही है, इसको किस तरीके से देखा जाए और इस पर क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह से घिरी है, बावजूद उसके महाराष्ट्र के मंत्री कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं, कुणाल कामरा को धमकी दे रहे हैं, वो एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। उस पर कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री करते हैं, नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तो राज्यपाल उस पर अपनी कोई सिफारिश भेजते हैं केंद्र सरकार के पास, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उसका पूरी तरह से समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए।